भारत, गांधी के बाद रामचंद्र गुहा। अनुवादक विकास झा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। प्रस्तुत है भाग 16, राष्ट्र और विश्व। राष्ट्र और विश्व। जब उनसे आंकड़ों की बात न पूछी जाए या विस्तार से किसी चीज़ की व्याख्या करने को न कहा जाए तो पंडित नेहरू अपने बेहतरीन रूप में होते हैं। इकोनॉमिक वीकली, 28 जुलाई 1951। 1952 के चुनाव के लगभग तुरंत बाद भारतीय लेखक नीरद सी चौधरी ने एक मशहूर पत्रिका के लिए जवाहरलाल नेहरू पर लेख लिखा। उस समय तक लेखक मशहूर हो चुके थे, लेकिन जिस व्यक्ति पर उन्होंने लेख लिखा था वह कद में उनसे बहुत बड़ा था और सभी के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। चौधरी ने लिखा कि नेहरू का नेतृत्व भारत की एकता के पीछे की सबसे बड़ी नैतिक शक्ति है। वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही नेता नहीं हैं, बल्कि हिंदुस्तान की जनता के नेता हैं और महात्मा गांधी के सही उत्तराधिकारी हैं। चौधरी ने आगे लिखा कि नेहरू सरकारी तंत्र और जनता को साथ लेकर चल रहे हैं, जिसके बिना इन कठिन क्षणों में हिंदुस्तान शायद स्थायी सरकार से वंचित हो जाता। उन्होंने सिर्फ इन दोनों के बीच में तालमेल ही स्थापित नहीं किया है, बल्कि वास्तविक सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संघर्षों को भी टाला है। अगर महात्मा का नेतृत्व जारी रहता तो शायद वो भी इसकी बराबरी नहीं कर पाता। एक तरफ देश के भीतर नेहरू सार्वभौम जनता और मध्यवर्गीय शासक वर्ग के बीच के सेतु हैं, तो दूसरी तरफ वे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के बीच भी पुल का काम कर रहे हैं। मेरी राय में वे पश्चिम के महान लोकतंत्रों के बीच भारत के प्रतिनिधि हैं और भारत में पश्चिमी लोकतंत्रों के। पश्चिमी देश उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वे उनके प्रति भारत का समर्थन सुनिश्चित करें। यही वजह है कि पश्चिमी लोकतंत्र तब व्याकुल हो जाते हैं जब नेहरू पश्चिम विरोधी या निष्पक्ष रुख अख्तियार करने की वकालत करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हीं में से कोई अपना उन्हें नीचा दिखा रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर अपने लंबे शासनकाल में नेहरू ने भारत के विदेश मंत्री की भूमिका का भी साथ साथ बखूबी निर्वहन किया। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि कांग्रेसी नेताओं में सिर्फ वही थे जिनके पास सही अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण था। यूँ गांधी के पास भी व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण था, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा नहीं की थी। वल्लभ भाई पटेल जैसे अन्य नेता जानबूझकर देश केंद्रित दृष्टिकोण रखते थे, जबकि दूसरी तरफ नेहरू हमेशा से दुनिया की प्रवृत्तियों और आंदोलनों से अभिभूत रहे थे। दोनों महायुद्धों के बीच के समय नेहरू ने यूरोप में होने वाली बहसों पर गंभीर नज़र रखी थी और कभी कभी उन्होंने उसमें हिस्सा भी लिया था। सन 1927 में उन्होंने सोवियत रूस की यात्रा की थी और उसके अगले दशक में उन्होंने उस महादेश की गहन यात्रा की थी। 30 के दशक में स्पेन में गणतंत्र के समर्थन में जनमत जुटाने में उन्होंने सक्रिय भूमिका अदा की थी। वह प्रगतिशील वाम धारा के मुख्य स्तंभ बन गए और अक्सर उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस में सार्वजनिक मंचों से इस पर भाषण भी दिया। इस मामले में उनका नाम और उनकी प्रसिद्धि तब और बढ़ गई जब उनकी आत्मकथा 1936 में लंदन से प्रकाशित हुई और व्यावसायिक रूप से काफ़ी कामयाब भी रही। नेहरू के विचारों की एक झलक उनके उस भाषण से मिलती है जो उन्होंने ह्यूस्टन के फ्रेंड्स हाउस में जुलाई 1938 में दिया था। वह भाषण शांति और साम्राज्य विषय पर दिया गया था। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने फांसीवादी आक्रामकता से की और कहा कि फांसीवाद दरअसल साम्राज्यवाद का ही एक दूसरा रूप है। इंग्लैंड में दोनों को अलग अलग माना जा रहा था, लेकिन नेहरू के दिमाग में यह बात पूरी तरह साफ थी कि जो लोग पूरी दुनिया की जनता के लिए संपूर्ण आज़ादी की बात करते हैं, उन्हें फांसीवाद और साम्राज्यवाद दोनों की ही मुखालफत करनी चाहिए। नेहरू ने कहा कि इस कठिन घड़ी में दुनिया के अलग अलग तरह के लोगों के बीच एकता की भावना को मजबूत किया है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहकारिता की भावना को आगे बढ़ाया है। उनका भाषण विस्तृत रूप से दुनिया के अहम मुद्दों पर केंद्रित रहा। उन्होंने स्पेन, अबिसीनिया, चीन, फ़िलिस्तीन और सबसे ज़्यादा संवेदनशील होकर अफ्रीका के बारे में बात की।
उन्होंने कहा कि अफ्रीका के लोग हमारे विशेष तवज्जो के हकदार हैं, क्योंकि शायद दुनिया के किसी भी हिस्से के लोगों का उतना शोषण नहीं हुआ है और उतनी तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ी है जितनी अफ्रीका के लोगों को। सन 1939 के गर्मियों के अंत में नेहरू ने भारत के महान एशियाई पड़ोसी देश चीन की यात्रा करने का मन बनाया। उनका चीन के नेता चियांग काई शेक के साथ दोस्ताना पत्र व्यवहार था। जैसा कि उन्होंने अपने एक सहयोगी से कहा कि मैं दोनों देशों के बारे में जितना ही सोचता हूँ, मुझे भविष्य में भारत और चीन उतने ही साथ साथ नज़र आते हैं। उन्होंने हवाई जहाज़ से चुंगकिंग जाने, वहाँ के अंदरूनी इलाकों में 3 सप्ताह तक घूमने और वर्मा रोड से वापस हिंदुस्तान लौटने की योजना बनाई, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। यूरोप में लड़ाई छिड़ गई और उनकी योजना कामयाब नहीं हो पाई। सन 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू को भी जेल जाना पड़ा। जब जुलाई 1945 में उन्हें छोड़ा गया तो वे पूरी ऊर्जा के साथ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खात्मे की आखिरी लड़ाई में जुट गए। लेकिन ज्यों ही ये साफ हुआ कि हिंदुस्तान जल्द ही आज़ाद हो जाएगा, वे फिर से एक बार विदेशी मसलों के बारे में सोचने लगे। सितंबर 1946 को दिए गए अपने एक रेडियो संदेश में उन्होंने अमेरिका, सोवियत संघ और चीन को भारत के भविष्य की विदेश नीति के लिए सबसे प्रासंगिक देश बताया। अगले साल संविधान सभा में उन्होंने यह बात कही कि भारत को किस तरह अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से ही दोस्ती का व्यवहार रखना चाहिए, बजाय इसके कि वह इस उम्मीद में किसी एक महाशक्ति का अनुयायी बनकर रहे कि कुछ न कुछ मलाई उसे भी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें अपना नेतृत्व खुद करना होगा। जो सिद्धांत बाद में पूरी दुनिया में गुट निरपेक्षता के नाम से मशहूर हुआ, उसकी शुरुआती झलक उस पत्र में मिलती है जो नेहरू ने KPS मेनन को जनवरी 1947 में लिखा था। वह पत्र नेहरू ने मेनन को तब लिखा था जब वे चीन में भारत के पहले राजदूत का कार्यभार संभालने की तैयारी कर रहे थे। हमारी सामान्य नीति यही है कि हम किसी भी तरह के वर्चस्व की राजनीति में न फंसें। हम किसी भी समूह में दूसरे समूह के खिलाफ शामिल न हों। दुनिया में वर्तमान में 2 ताकतवर समूह हैं, एक है रूसी समूह और दूसरा है एंग्लो अमेरिकी समूह। हमें दोनों ही समूहों के साथ मित्रता का संबंध रखना है और किसी भी समूह में शामिल नहीं होना है। अमेरिका और रूस दोनों ही असामान्य रूप से एक दूसरे के प्रति और अन्य देशों के प्रति शंकालु हैं। इससे हमारी राह आसान नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम किसी भी देश की तरफ थोड़ा सा भी झुकाव प्रदर्शित करेंगे तो दूसरा हमें शक की निगाह से देखेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेहरू की निगाह में भारत की आज़ादी एक वृहद एशियाई पुनर्जागरण का हिस्सा थी। पिछली शताब्दियां भले ही यूरोपियंस अथवा गोरी नस्ल के लोगों की रही हों, लेकिन अब वक्त आ गया था कि गैर श्वेत और पूर्व में शोषण का शिकार रहा जन समुदाय दुनिया में अपना उचित हिस्सा प्राप्त करे। नई दिल्ली में आयोजित एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इस दिशा में एक उल्लेखनीय शुरुआत थी। यह कॉन्फ्रेंस मार्च 1947 के आखिरी सप्ताह में आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस में 28 देशों ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा, जिसमें भारत के कुछ निकट पड़ोसी देशों जैसे अफगानिस्तान, बर्मा, सिलोन और नेपाल के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया जो अभी तक पराधीन थे, जैसे मलाया, इंडोनेशिया और वियतनाम। इसके साथ साथ इसमें चीन और तिब्बत दोनों ने ही अलग अलग प्रतिनिधिमंडल भेजा। सोवियत संघ के 7 गणराज्यों और कोरिया ने भी हिस्सा लिया। अरब लीग ने भी इसमें हिस्सा लिया और फ़लस्तीन से एक यहूदियों का प्रतिनिधिमंडल भी इसमें शरीक हुआ। उस घटना की रिपोर्टिंग करते हुए एक पश्चिमी पत्रकार ने याद किया कि 1 सप्ताह तक दिल्ली शहर रंग बिरंगे लोगों से गुलजार रहा, जिनके कपड़े और मुखाकृतियाँ अलग अलग थीं। उनमें दक्षिण पूर्व एशिया से आने वाले लोग बेल बूटेदार वस्त्र पहने हुए थे, तो पूर्वी सोवियत गणराज्यों के लोग बेलवाटम, तिब्बत के लोग बालों में चोटी बांधे हुए कई तहों में बनाए गए घाघरा पहने हुए थे। वे कई तरह के कौतूहल पैदा करने वाली भाषाएं बोल रहे थे और उनके कई तरह के उपनाम थे। किसी भी तरह से देखा जाए तो वहाँ उपस्थित हुए लोग आधी मानवता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन पुराने किले में किया गया। पुराना किला 16वीं सदी में शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया किला था, जो काफ़ी विशाल है। लेकिन
जीर्ण शीर्ण होने के बावजूद इसकी भव्यता काफ़ी बची हुई है। इसका उद्घाटन और समापन समारोह आम जनता के लिए खुला हुआ था और इसने लोगों की भारी भीड़ को आकर्षित किया। एक अनुमान के मुताबिक इसे देखने के लिए करीब 20,000 लोगों की भीड़ उमड़ी। इस कॉन्फ्रेंस की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी थी, लेकिन प्रतिनिधियों को अनुवादक मुहैया कराया गया था। वक्ताओं ने मंच से भाषण दिया। उनके पीछे एशिया का विशाल नक्शा लगाया गया था, जिसके ऊपर नियॉन के प्रकाश में मोटे अक्षरों में एशिया लिखा हुआ था। इस समारोह का उद्घाटन भाषण नेहरू ने दिया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच नेहरू ने कहा कि कैसे एक लंबे समय की सुसुप्तावस्था के बाद अचानक एशिया अंतर्राष्ट्रीय पटल पर महत्वपूर्ण हो गया है। नेहरू ने कहा कि अब एशियाई देश दूसरे देशों के द्वारा प्यादों के तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। हालांकि पत्रकार G.H. जेनसन ने याद करते हुए कहा कि नेहरू का भाषण प्रत्यक्ष तौर पर या बहुत कड़े शब्दों में साम्राज्यवाद विरोधी नहीं था। नेहरू के शब्दों में अब पुराना साम्राज्यवाद अपना प्रभाव खोता जा रहा है। उन्होंने अपने हाथ हिलाने की विशेष मुद्रा से साम्राज्यवादी देशों की विदाई की घोषणा कर दी, जो शायद उन पर सीधे तौर पर हमला करने से भी कटु था। नेहरू ने जब अपना भाषण दे दिया तो उस समारोह में भाग लेने वाले सभी देशों के प्रतिनिधि अपने देश के नाम के शुरुआती अक्षरों के क्रम में एक एक कर मंच पर भाषण देने आए। इसमें पूरे 2 दिन लग गए। उसके बाद समारोह को अलग अलग विषयों के गोलमेज सम्मेलन में कई टुकड़ों में बांट दिया गया। गोलमेज के लिए अलग अलग विभाग बनाए गए, मसलन आज़ादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन, नस्लीय समस्या और अंतर एशियाई देशों में पलायन, आर्थिक विकास और समाज सेवा, सांस्कृतिक समस्याएं और महिलाओं की स्थिति और महिला आंदोलन आदि आदि। इस समारोह का अंत महात्मा गांधी के एक भाषण से हुआ। महात्मा गांधी ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि यह समारोह गांव में रहने वाले असली हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि पश्चिमी प्रभाव वाले एक शहर में हो रहा है। गांधी ने जोर देकर कहा कि एशिया का संदेश न तो पश्चिमी चश्मे से देखा जा सकता है और न ही एटम बम की नकल से। मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस विचार के साथ अपने देश को लौटिए कि एशिया को प्रेम और सत्य के सहारे पश्चिम पर विजय प्राप्त करनी है। हालांकि गांधी इस समारोह में उपस्थित हुए, लेकिन वास्तव में यह नेहरू का समारोह था। उनके प्रशंसकों की राय में इस समारोह से इस बात की तस्दीक हुई कि नेहरू एशिया की प्रामाणिक आवाज़ के रूप में उभर कर सामने आए थे, जो पुनर्जागरण की ओर अग्रसर हो रहा था। हालांकि उनके आलोचक उतने उदार नहीं थे। उस समारोह का ब्यौरा देते हुए मुस्लिम लीग के अखबार डॉन ने लिखा कि नेहरू ने किस तरह बड़ी चालाकी से अपने आप को एशिया स्तर के नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। यह एक ऐसी चाल है जो इस महत्वाकांक्षी हिंदू नेता ने बड़ी होशियारी से चली है। उन्होंने अपने आप को एशियाई देशों के ऊपर थोपने की कोशिश की, लेकिन उस प्रतिष्ठा और महत्व का इस्तेमाल करके भारतीय हिंदुत्व को फैलाने का काम किया जा सके। आज़ादी से पहले भी नेहरू अक्सर यूरोप जाते रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के 2 साल बाद ही वे संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा कर पाए। नेहरू की राजनीतिक कल्पनाओं में अमेरिका कभी भी छाया नहीं रहा। इस बात का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री अर्थात विश्व इतिहास की एक झलक में चीन और रूस की तुलना में अमेरिका को बहुत कम ही जगह दी गई है। उसमें भी उन्होंने उस देश का जो वर्णन किया है वह अक्सर तारीफ़ों भरा नहीं है। उन्होंने लिखा है कि अमेरिकी अंदाज के पूंजीवाद ने गुलामी, संगठित अपराध और धन व गरीबी के अत्यधिक केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया है। अमेरिकी पूंजीपति जे पेरिपॉन्ट मॉर्गन के पास 60 लाख पाउंड की कीमत की याट अर्थात विशालकाय और आलीशान यंत्र चालित नाव थी, लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क को भूखों का शहर कहा जाता था। नेहरू ने रूजवेल्ट द्वारा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नियमित करने की कोशिशों की तारीफ की, लेकिन उन्हें यह आशा नहीं थी कि FDR रूजवेल्ट इसमें कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि उनकी राय में आधुनिक दुनिया में अमेरिका के बड़े कारोबारी घराने सबसे बड़े निहित स्वार्थ हैं और इतनी आसानी से वे अपनी सुविधाओं और ताकत को महज इसलिए नहीं छोड़ देंगे कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट ऐसा चाह रहे हैं। सन 1949 के आखिर में जब नेहरू ने अमेरिका का दौरा किया, उससे पहले मशहूर पत्रिका टाइम
के एक उद्यमी संवाददाता ने नेहरू के महत्वपूर्ण लेखन का विवेचन किया। उस विवेचन का लबोलुआब यह था कि नेहरू ने अमेरिका के विषय को कभी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के छात्र के तौर पर शायद उन्होंने संस्कृति के क्षेत्र में अमेरिकनों के पतन को हेय निगाहों से देखा था। एक भावुक समाजवादी के तौर पर वह बेजोड़ अमेरिकी तकनीकी प्रगति और उसके शिकारी पूंजीवाद के कटु आलोचक थे। लेकिन नेहरू की भावना अमेरिका के बारे में मिश्रित किस्म की थी। ब्रिटिश अभिजात वर्ग की तरह ही भारत के संभ्रांत लोग भी अमेरिकन और अमेरिकनों को संस्कृति विहीन और भोंडा मानते थे। इसकी एक झलक पी कुमार मंगलम के विचारों से मिलती है, जो दक्षिण भारत के एक मशहूर अभिजात परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। कुमार मंगलम के पिता डॉक्टर पी सुब्रायन एक समृद्ध जमींदार और प्रभावशाली नेता थे, जो बाद में नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। उनके बेटे बेटियों ने सेंट हर्ट्स, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ाई की थी। उन्हीं में से एक भाई बहन, जिनका नाम मोहन और पार्वती था, वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मशहूर नेता हुए। हालांकि इस वजह से स्वाभाविक रूप से दोनों अमेरिका को नापसंद करते थे, लेकिन इस मामले में उनका एक भाई जो सेना में अधिकारी था, वह उनसे भी आगे निकला। भारत की आज़ादी के बाद उसे फोर्ट स्टिल के आर्टिलरी स्कूल, तोप और गोला बारूद के प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण लेने के लिए अमेरिकी प्रांत ओक्लाहोमा भेजा गया। वहाँ से उसने मद्रास में अपने वरिष्ठ अधिकारी को एक पत्र भेजा, जो कुछ इस तरह का था: यह एक ऐसा मुल्क है जिसे मैं कभी पसंद नहीं कर पाऊंगा। मेरे मन में इसके प्रति बहुत अच्छा विचार नहीं बन पाया है। हालांकि जिन लोगों से मेरा साबका पड़ा है वे काफ़ी उदार, मेहमानवाज और अच्छे स्वभाव के हैं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उनमें एक बनावटीपन है और वे लोगों को प्रभावित करने के लिए ऐसा करते हैं। मुझे लगता है कि वे पुरानी दुनिया, वहाँ के लोगों, वहाँ की संस्कृति और वहाँ की पृष्ठभूमि से काफ़ी जलते हैं और इस वजह से उनमें एक आक्रामकहीन भावना पनप गई है। जहाँ तक मैं उनसे नैतिकता का सवाल है, ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ नहीं है। यहाँ हर एक आदमी एक दूसरे से किसी भी तरह से चालाक बनने की कोशिश करता है और इसमें उसे खुशी मिलती है। यहाँ के राजनीतिज्ञ बहुत स्वार्थी किस्म के गिरोहबाज हैं और इस देश में बड़े कारोबारी घराने का सभी चीज़ों पर मजबूत पकड़ है। मुझे लगता है कि इस देश के छोटे छोटे व्यापारी और किसान बड़े लोगों के इस तंत्र में मजबूत होकर और सुरक्षित तरीके से काम कर रहे हैं और वे इस तरह फंसे हुए हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ेगा और पूरी तरह से अमेरिका के प्रभाव में नहीं आएगा। दूसरी तरफ अमेरिकियों के मन में भारत के प्रति अलग ही पूर्वाग्रह की भावना थी। वे गांधी और राष्ट्रीय आज़ादी को लेकर उनके द्वारा चलाए जा रहे संघर्षों की प्रशंसा करते थे, लेकिन इस देश के बारे में उनको बहुत ही कम ज्ञान था। जैसा कि एक बार हेराल्ड इसहाक ने कहा कि युद्धोत्तर अमेरिका के लोगों के लिए हिंदुस्तान के लोग महज 4 किस्म के होते हैं। पहली श्रेणी के भारतीयों में शानदार राजे महाराजे और जादूगर लोग थे, जिनके पास बाघ और हाथी जैसे विचित्र किस्म के जीव जंतु होते थे। दूसरी किस्म के भारतीय रहस्यमय किस्म के लोग थे, जो लोग गहरे एकांत प्रिय साधनाओं में ध्यानमग्न, शांत और दर्शन में डूबे हुए रहते थे। तीसरे किस्म के भारतीय बौद्धिक और नैतिक रूप से अनभिज्ञ प्राणी थे, जो जानवरों और कई सिरों वाले देवताओं की पूजा करते थे और ऐसे इलाकों में रहते थे जो चीनियों से भी ज़्यादा असभ्य और संस्कृति विहीन था। इसहाक ने कहा कि चौथे किस्म के भारतीय बड़े ही दयनीय किस्म के भारतीय थे, जो गरीबी और बीमारियों से हमेशा ग्रस्त रहते थे। उनके बच्चों के आँखों पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती थीं, उनके पेट फूले हुए रहते थे, वे गलियों और सड़कों पर मरते रहते थे और जिस देश की नदियाँ सड़ी हुई लाशों से गंधाती रहती थीं। हिंदुस्तान की इन छवियों में शायद अंतिम 2 छवियाँ वहाँ के लोगों के दिमाग पर ज़्यादा छाई हुई थीं। ऐसा महज संयोग भर नहीं था कि अमेरिका में भारतीय उपमहाद्वीप पर जो सबसे मशहूर किताब थी वह कैथरीन मेयो की मदर इंडिया थी, जिसे गांधी ने एक नाली के सफाई निरीक्षक की रिपोर्ट कहकर खारिज कर दिया था। कुछ मामलों में नेहरू अमेरिका के बारे में भारतीयों के पूर्वाग्रहों से इत्तेफाक रखते थे, लेकिन वह अमेरिकियों के पूर्वाग्रहों के प्रति भी संवेदनशील थे। लेकिन पहली बार दुनिया के सबसे नौजवान और समृद्ध लोकतंत्र के बीच होने वाली उच्च स्तरीय मुलाकात में वह अमेरिकियों को करारा जवाब देना चाहते थे।
अगस्त 1949 में जब नेहरू अपने अमेरिका की यात्रा की तैयारी कर रहे थे तो वह अनमने से थे। उन्होंने अपनी बहन विजयलक्ष्मी से पूछा कि उन्हें किस मिजाज में अमेरिका को संबोधित करना चाहिए। मैं वहाँ के लोगों से किस तरह से बात करूँ? मैं वहाँ की सरकार, वहाँ के कारोबारी तबके और अन्य लोगों के साथ कैसे पेश आऊँ? मुझे अमेरिकी जनता के सामने अपना कौन सा रूप प्रस्तुत करना चाहिए, भारतीय या यूरोपियन? मैं अमेरिका के साथ दोस्ताना रुख रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि हम किन मूल्यों के साथ खड़े हैं। नेहरू ने अपनी यात्रा के दौरान अमेरिका में 3 सप्ताह बिताए और हर रोज़ एक भाषण दिया। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस से लेकर शिकागो में ईसाई धार्मिक समूह तक की सभा को संबोधित किया। उन्होंने विविध पृष्ठभूमि के लोगों को संबोधित किया। उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई और बर्कले स्थित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 10,000 लोगों की भीड़ ने उन्हें सुना। उन्होंने बोस्टन में एक टैक्सी चालक के साथ तस्वीर खिंचवाकर एक सामान्य आदमी की छवि पेश की। लेकिन प्रिंसटन के अपने बहुपरिचित दौरे में उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन से मुलाकात कर अपने संभ्रांत बौद्धिक रूप का भी प्रदर्शन किया। अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए नेहरू ने बड़े ही सम्मानजनक तरीके से अमेरिका के संस्थापकों की प्रशंसा की, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने देश के एक महान नेता को उनके बरक्स भी खड़ा कर दिया। वह नेता थे महात्मा गांधी, जिनके प्रेम और सत्य के संदेश ने आज़ाद भारत की विदेश नीति को प्रेरित किया था। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी किसी भी देश की सीमा से परे बहुत ही महान व्यक्तित्व थे और उन्होंने जो संदेश दिया वह हमें दुनिया की व्यापक समस्याओं के समाधान में मदद करता रहेगा। नेहरू ने कहा कि दुनिया में जिस चीज़ की भारी कमी है वह राष्ट्रों और व्यक्तियों के बीच एक दूसरे को समझ पाने की कोशिशों की। हालांकि वहाँ उन्होंने इस कूटनीतिक रूप में कहा था, लेकिन दूसरी जगहों पर उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में ऐसा कहा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में नेहरू ने दुनिया को 2 विरोधी खेमों में बांटने के सिद्धांत की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी खेमे का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन किसी भी विवादित मुद्दे के प्रति अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण जरूर रखेगा। उनके विचार में युद्ध का मुख्य कारण नस्लवाद और साम्राज्यवाद को लगातार जारी रखने की नीति थी। उन्होंने कहा कि शांति और आज़ादी तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब किसी खास देश या नस्ल के वर्चस्व को खत्म किया जा सके। भारतीय प्रधानमंत्री की बातों से अमेरिकी प्रेस काफ़ी प्रभावित हुई। शिकागो सन टाइम्स ने तो यहाँ तक लिखा कि कई मायनों में नेहरू थॉमस जेफरसन के उस विचार के काफ़ी नज़दीक हैं जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों के लिए आज़ादी की वैश्विक आकांक्षा को आवाज़ देने की बात कही थी। क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर ने उन्हें विश्व स्तरीय कद्दावर नेता कहा। जब वो वहाँ से रवाना हुए तो सेंट लुइस पोस्ट डिस्पैच के एक स्तंभकार ने लिखा कि नेहरू हमारे देश से जा रहे हैं और अपने पीछे बहुत सारी महिलाओं को भावुक कर गए हैं। यहाँ तक कि टाइम पत्रिका ने भी स्वीकार किया कि भले ही अमेरिका अभी तक इस बारे में निश्चिंत न हो पाए कि नेहरू किन मूल्यों के साथ खड़े हैं, लेकिन इतना तय है कि उन्होंने उनमें अगर दुर्लभ सत्य का नहीं तो एक दुर्लभ हृदय का अनुभव जरूर किया है। हालांकि अमेरिका में एक वर्ग ऐसा भी था जिसने हिंदुस्तान से आने वाले इस अतिथि को शक की निगाह से देखा। यह वर्ग अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के मठाधीशों और उच्च अधिकारियों का था। अमेरिका के विदेश मंत्री डीन एचसन के साथ नेहरू की कई लंबी वार्ताएं हुई, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अपने संस्मरण में एचसन ने नेहरू के अमेरिकी दौरे के बारे में नकारात्मक और निराशाजनक बातें लिखी। उन दोनों के बीच हुई मुलाकात के बाद एचसन के मुताबिक नेहरू लड़ाकू और अहंकार किस्म के लगे। उन्होंने मुझसे ऐसे बात की कि मानो मैं उनसे आम लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ और वे बहुत जल्दी दूसरों में खामियां गिनाने लगते थे, खास करके फ्रांसीसी और डच साम्राज्यवादियों की, मानो उनमें खुद कोई खामी ही ना हो। जब एचसन ने कश्मीर की बात छेड़ी तो उन्हें नेहरू ने दिलचस्प और लंबा सा प्रवचन सुना दिया जिसमें उनके विरोधियों के प्रति गहरा विरोध और गुस्से की आग झलक रही थी। कुल मिलाकर एचसन ने पाया कि नेहरू उन कठिन व्यक्तियों में से एक हैं जिनके साथ उसका कभी साबका पड़ा था। हालांकि अन्य अमेरिकी अधिकारी नेहरू के प्रति ज़्यादा उदार साबित हुए। इसमें एक थे चेस्टर बाउल्स, जो 1951 से 53 तक दिल्ली में अमेरिका के राजदूत रहे थे। नेहरू को अपने निजी परिवेश में काम करते देख बाउल्स इस बात से खासी प्रभावित थे कि नेहरू लोकतंत्र, इसकी प्रक्रिया और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति कितने निष्ठावान थे। जबकि डीन एचसन
और कई अन्य अमेरिकियों ने दुनिया को महज दो खेमों, मित्र और शत्रुओं में बांट कर रख दिया था। बाउल्स ने इतना ही नहीं लिखा, उसने इस बात पर भी जोर दिया कि हम अमेरिकियों के लिए कि ये कितनी हास्यास्पद और बचकानी बात है कि हम आनन फानन में इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि चूंकि नेहरू 100% हमारे साथ नहीं हैं, इसलिए वे निश्चित तौर पर हमारे विरोधी हैं। बाउल्स के कार्यकाल में भारत और अमेरिका एक दूसरे के नज़दीक आए। अमेरिका ने भारतीय कृषि कार्यक्रमों के विकास के लिए विशेषज्ञों का एक दल और उन्नत साजो सामान भेजे, लेकिन दोनों के बीच आमतौर पर विश्वासहीनता बनी रही। 50 के दशक के शुरुआत में दिलावेयर से भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा पर आए एक लेखक ने पाया कि बहुत सारे पढ़े लिखे भारतीयों के मन में अमेरिका के प्रति अच्छी धारणा नहीं है। उसने पाया कि भारतीय अमेरिका को भयंकर कमियों की वजह से एक अलग थलग भौतिकता, साम्राज्यवादी मानसिकता, युद्धोन्माद, राजनीतिक भ्रष्टाचार, आध्यात्मिक सांस्कृतिक विपन्नता और नस्लीय भेदभाव और अन्याय में आकंठ डूबे हुए देश के रूप में देखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच यह पारस्परिक विश्वासहीनता सन 1953 के बाद और बढ़ती गई, जब 20 सालों के बाद रिपब्लिकन फिर से सत्ता में आ गए। उस साल के आखिर में सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के नेता विलियम एफ नोलैंड ने 6 सप्ताह का वैश्विक दौरा किया। जब वे अपना दौरा करके अमेरिका वापस लौटे तो उन्होंने यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट नाम की पत्रिका को कहा कि जवाहरलाल नेहरू एशिया के सभी लोगों और देशों की नुमाइंदगी नहीं करते। सीनेटर नोलैंड ने जोर देकर कहा कि निश्चित तौर पर नेहरू कोरिया गणराज्य, जापान, आज़ाद चीन, फॉर्मोसा, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस या कंबोडिया का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वो पाकिस्तान की भी बिल्कुल नुमाइंदगी नहीं करते। वह कुछ अधिकार पूर्वक अगर किसी देश की तरफ से बोल सकते हैं या विचार व्यक्त कर सकते हैं तो वो उनका अपना देश भारत है। बाहरी मामलों में इंडोनेशिया है और शायद बर्मा है। ऐसे ही विचार अमेरिका के नए विदेश मंत्री जॉन फोस्टर डलेस ने व्यक्त किए। डलेस शीत युद्धकालीन व्यक्तियों में सबसे ठंडे किस्म के व्यक्ति थे, जो साम्यवाद को लेकर हमेशा अतिवादी रुख व्यक्त करते रहते थे। सोवियत संघ के खिलाफ होने वाली लड़ाई में डलेस दूसरे देशों की अंदरूनी राजनीतिक व्यवस्था की अवहेलना करने की हद तक तैयार रहते थे। इसका सामान्य मतलब ये था कि जिन तानाशाहों ने अमेरिका के रुख का समर्थन किया, उसे लोकतांत्रिक नेताओं की तुलना में ज़्यादा अमेरिकी समर्थन मिलना था। ऐसा माना जाता है कि डलेस ने तानाशाह शासकों के बारे में कहा था कि अगर वे दोगले हैं तो कम से कम हमारे दोगले हैं। डलेस और नेहरू एक दूसरे को शुरू से नापसंद करते थे। अब अमेरिकनों का कहना था कि गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत बेकार, अनैतिक और तात्कालिक हितों के लिए है, और जो लोग इसकी वकालत करते हैं वे दरअसल छद्म साम्यवादी हैं। जाहिर सी बात है, नेहरू ने इन बातों को कभी स्वीकार नहीं किया। जैसा कि ऑस्ट्रेलियन कूटनायक वाल्टर क्रूकर ने लिखा था कि भारत के प्रधानमंत्री शुरू से ही इस फर्क को जान गए थे कि जिसकी डलेस वकालत करते थे और जिसके लिए नेहरू की आलोचना करते थे कि अमेरिका मुक्त विश्व और मुक्त जीवन का सबसे बड़ा पैरोकार है, लेकिन भारत अपने तरीके से अपनी राह तय करना चाहता है। नेहरू भारत को संसदीय लोकतंत्र, संविधान का शासन, सभी धर्मों की आज़ादी और समानता, सामाजिक और आर्थिक सुधार के विराट पथ पर आगे ले जाना चाहते थे, जबकि जिन मुल्कों की डलेस तारीफ और मदद करते थे वे महज इसलिए अमेरिका से मदद पाते थे क्योंकि वे कम्युनिस्ट विरोधी मुल्क थे, जबकि हकीकत में वे मुल्क निर्मम तानाशाही, कुलीन तंत्र, मजहबी शासन और अक्सर भ्रष्ट और पुरातनवादी शासन व्यवस्था को बढ़ावा देते थे। फिर डलेस ने भारत की भावनाओं को तब ठेस पहुंचाई जब उन्होंने कहा कि पुर्तगाल, जो कि अमेरिका का एक भरोसेमंद साथी था, गोवा में अपने उपनिवेश को तब तक रख सकता है जब तक वो ऐसा चाहे। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री ने निर्णयात्मक रूप से तब अमेरिका भारत संबंधों को धक्का पहुंचाया जब अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ 1954 में सैन्य संधि कर ली। एक इतिहासकार ने बड़े ठंडे तरीके से इस घटना पर लिखा कि डलेस संधि चाहते थे जबकि पाकिस्तान पैसा और हथियार। लगभग आज़ादी के समय से ही इंग्लैंड पाकिस्तान को शीत युद्ध में एक संभावित सहयोगी ही नहीं बल्कि साम्यवाद के खिलाफ एक मजबूत किले के रूप में देखता था। इसके उलट भारत को सोवियत संघ के प्रति नरम रुख रखने वाला माना जाता था। विंस्टन चर्चिल
खुद इस तर्क से काफ़ी प्रभावित थे कि पाकिस्तान को रूस की पूर्वी सीमा पर एक मजबूत प्रतिरोध और पश्चिमी देशों का एक विश्वस्त सहयोगी बनाया जा सकता है। उधर पश्चिम में तुर्की मजबूती से खड़ा था ही। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ज़हीन नौजवान प्रोफेसर हेनरी किसिंगर ने इस विचार का प्रतिपादन किया था कि सोवियत हमले से अफगानिस्तान की सुरक्षा तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब पाकिस्तान मजबूत हो। डलेस जैसे रिपब्लिकनों के लिए साम्यवाद से लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, इसलिए अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ झुकाव बढ़ता गया, जिसे सोवियत संघ की घेरेबंदी में मददगार एक अहम मुल्क माना गया। पाकिस्तान में अपने वायुसैनिक अड्डों से अमेरिकी लड़ाकू विमान केंद्रीय एशिया के सोवियत इलाकों में अंदर तक हमला कर सकते थे। डलेस के विचार का उपराष्ट्रपति निक्सन ने समर्थन किया और दोनों की संयुक्त कोशिशों से आखिरकार राष्ट्रपति आइजनहावर इस बात को मानने पर राजी हो गए। शुरू में आइजनहावर इस बात को लेकर चिंतित थे कि पाकिस्तान के साथ कोई औपचारिक गठजोड़ करने से भारत प्रतिक्रियात्मक कदम उठा सकता है। पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता $8 करोड़ तक पहुंच गई। अमेरिका ने पाकिस्तान को इस बात के लिए भी उकसाया कि वो केंद्रीय और दक्षिण पूर्वी एशिया में सोवियत विरोधी सैन्य गठबंधन में शामिल हो जाए। इन गठबंधनों को सेंटो और सीटो के नाम से जाना जाता है। जब डलेस ने पाकिस्तान के साथ सैन्य संधि पर दस्तखत किए, उससे 2 महीने पहले भारतीय उपमहाद्वीप में 4 साल तक काम कर चुके एक अमेरिकी मिशनरी ने ये चेतावनी दी कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सैन्य रूप से मजबूत करने से भारत अलग थलग पड़ सकता है। इस संधि से ऐसा ही हुआ। हालांकि कई दूसरे भी ऐसे कारण थे जिस वजह से भारत अमेरिकी संबंधों में सहजता नहीं आ पाई। कोरिया और हिंद चीन में शीत युद्धकालीन संघर्षों में अब तक भारत को कुछ ज़्यादा ही कूटनिरपेक्ष माना जाने लगा था। चीन के जनवादी गणराज्य को मान्यता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसे स्थायी सदस्यता दिलवाने के लिए नेहरू द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रचार प्रसार से भी अमेरिका नाखुश हुआ। उस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन की जगह ताइवान को स्थायी सदस्यता मिली हुई थी। अमेरिका में ऐसे लोगों की तादाद बहुत हो गई थी जो मानने लगे थे कि नेहरू विश्व राजनीति में एक चैंपियन के तौर पर प्रवेश कर गए हैं, जो अमेरिकी प्रभाव को चुनौती दे रहे थे। शायद ऐसा सही भी था, क्योंकि नेहरू ने उद्योगपति जीडी बिड़ला को मई 1954 में एक पत्र लिखा जिसका मजमून कुछ यूँ था: मुझे नहीं लगता कि हाल के 5-6 सालों में सुदूर पूर्वी देशों में अमेरिका जैसे किसी देश ने एक के बाद एक इतने गलत फैसले किए हों। उन्होंने लगातार गलत कदम उठाए हैं। वे सोचते हैं कि वे पैसा और हथियार के बल पर किसी भी समस्या का समाधान कर लेंगे। वे मानवीय पक्ष को भूल गए हैं। वे लोगों के मन में उठ रही राष्ट्रवादी भावना को भूल गए हैं। वे एशिया के लोगों के मन में किसी भी थोपी गई चीज़ के खिलाफ उठ रही विरोध की प्रबल चाहत को भूल गए हैं। हालांकि बिड़ला खुद ही इस बात के प्रति इच्छुक थे कि दोनों देश बेहतर संबंधों की तरफ से बढ़ें। अक्टूबर 1954 में बिड़ला ने अमेरिका का दौरा किया और वहां के प्रभावशाली तबकों में कई लोगों से बात की। बिड़ला ने जॉन फोस्टर डलेस के साथ भी आधा घंटा बिताया, जिसने उनसे ये शिकायत की कि कैसे भारत ने अमेरिका को युद्धोन्मादी देश के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया है। तो यह था भाग 16। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।